आज के इस लेक्चर में हम 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। ग्रिफिथ का, एवरी और हार्शे के तीनों एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने ये बताया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये आज के इस वीडियो टॉपिक है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। For a long time, scientists believed that protein were the genetic material, since proteins are complex molecule and also directly linked with traits. तो बहुत समय तक साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उन्हें ये पता नहीं था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। वो प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मानते थे, और प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और वो ये मानते थे कि डायरेक्टली लिंक्ड होता है ट्रेट के साथ, मतलब कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पहुंचाने में सारा रोल जो है वो प्रोटीन का है। However, the controversy about the real genetic material began in 1949 when Mirshi and H. Riss reported that the amount of DNA is constant in all cells of an organism. और ये कंट्रोवर्सी जो है कि रियल जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये 1949 में शुरू हुई। उससे पहले तो साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो प्रोटीन है वही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन 1949 में मिर्शी और एच रिस, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें जितने भी सेल्स हैं, उनमें डीएनए का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है। तो एक डीएनए का ही अमाउंट है जो कांस्टेंट होता है हर सेल के अंदर। तो इससे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि क्या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या कोई और चीज है जो जेनेटिक मटेरियल की तरीके से जेनेटिक मटेरियल है। द टाइप्स ऑफ प्रोटीन वेरी इन डिफरेंट सेल ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। जबकि जो प्रोटीन है वो उन्हीं सेम ऑर्गेनिज्म के हर सेल में डिफरेंट डिफरेंट है, जबकि जो डीएनए है वो कांस्टेंट है। दिस सजेस्टेड दैट सिंस डीएनए इज कंसिस्टेंट व्हाइल प्रोटीन डिफर, डीएनए इज मोर लाइकली टू बी द जेनेटिक मटेरियल। तो यहां से माना गया कि डीएनए ज्यादा सुटेबल है कि उसे जेनेटिक मटेरियल कहा जा सकता है। सेवरल इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट वर कैरिड आउट व्हिच प्रोवाइड द रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, एवरी, मैकलॉड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट, हार्शे एंड चेस फेज लेबलिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव हो गया कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो पहला एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट by Griffith. In 1928, Frederick Griffith, a British bacteriologist, conducted one of the first experiments demonstrating that bacteria can transfer genetic information through a process known as transformation. तो ग्रिफिथ जो ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये बताया कि जो बैक्टीरिया हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन थ्रू अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड दिया और ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। एट द टाइम ग्रिफिथ वाज अटेम्प्टिंग टू डेवलप अ वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया। उस समय जो ग्रिफिथ थे वो निमोनिया के अगेंस्ट वैक्सीन को डेवलप कर रहे थे। तब उन्हें ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता चला और उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस दी। परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया, निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। रफ मतलब जिसके बाहर ये बैक्टीरिया है, इसके बाहर एक कोटिंग होती है पॉलीसेकेराइड की लेयर की। तो अगर वो पॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं है तो वो रफ बैक्टीरिया है जो आपका हार्मफुल नहीं होता है। जबकि दूसरा बैक्टीरिया होता है स्मूथ, जो जिसके बाहर ये आपके पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है। इसकी वजह से ये बैक्टीरिया विरुलेंट हो जाता है, इसका मतलब ये घातक है आपके लिए। तो ऐसा बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का वो फॉर्म जिसमें बाहर से ये कवरिंग होती है पॉलीसेकेराइड की, वो आपको निमोनिया कॉज करेगा। जबकि अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की रफ फॉर्म आपकी बॉडी के अंदर गई है तो वो आपको निमोनिया कॉज नहीं करेगा। तो उन्होंने दो फॉर्म ली। ग्रिफिथ वर्क विद 2 स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनोकोकस दैट इफेक्ट माइस। उन्होंने माइस से को इन्फेक्ट कराया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दोनों स्ट्रेन से।
पहला स्ट्रेन था वही स्मूथ टाइप 3S स्मूथ स्ट्रेन, हैड अ पॉलीसैकेराइड कैप्सूल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम। इसमें पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है, मतलब पॉलीसैकेराइड की लेयर है बाहर से, बैक्टीरिया के बाहर से, जो क्या करती है, जो आपके होस्ट सेल के इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को बचाती है। ठीक है, ये लेयर होस्ट सेल के इम्यून सिस्टम को बैक्टीरिया को बचाने का काम करती है। कॉज डिजीज एंड किल माइस, ये डिजीज कॉज करती है जिसकी वजह से माइस किल हो जाता है। ये विरुलेंट फेज है। जबकि जो दूसरा टाइप है टाइप 2R रफ स्ट्रेन लैक द प्रोटेक्टिव कैप्सूल, उसके बाहर से प्रोटेक्टिव कैप्सूल नहीं होता है, और जैसे ही वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको किल कर देता है। वॉज हार्मलेस एंड डिफीटेड बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम। तो दो फॉर्म है स्मूथ, देखिए याद रखिएगा, स्मूथ और रफ। स्मूथ फॉर्म जो है और एनिमल के अंदर जाके उसे किल करती है, जबकि जो रफ फेज है उसे इम्यून सिस्टम ही, होस्ट इम्यून सिस्टम ही किल कर देता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने दो फेज लिए, आर और एस। आर फेज, आर स्ट्रेन, ठीक है। आर स्ट्रेन क्या था, रफ था, इसका मतलब उसके बाहर से प्रोटेक्टिव लेयर नहीं थी। और इंजेक्ट इनटू माइस, माइस पे इंजेक्ट किया गया, और माइस हमेशा क्या रहा, माइस लाइव, माइस जीवित रहा और वो मरा नहीं। जबकि दूसरा फेज था एस, दूसरा स्ट्रेन है एस, एस स्मूथ, जिसके बाहर से पॉलीसैकेराइड की लेयर है। पॉलीसैकेराइड की लेयर होने की वजह से ये स्मूथ, बाहर से स्मूथ दिखाई देता है, तो स्मूथ, इसलिए से स्मूथ स्ट्रेन कहते हैं। जो एस स्ट्रेन है उसको जब माइस पे इंजेक्ट किया गया तो माइस मर गया, माइस डाई। अब एस स्ट्रेन जो माइस को, जो क्या था आपका विरुलेंट था, उसे हीट किल्ड किया गया। जब उसको हीट किल किया गया, मतलब उस हीट रेटेड करने से क्या होगा कि उसका जो विरुलेंट था वो खत्म हो गया। तो जब उस हीट किल्ड बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस जिंदा रहा, क्योंकि उसके अंदर का जो विरुलेंसी थी वो खत्म हो गई। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि हीट ट्रीटेड एस फेज, जो विरुलेंट फेज थी एस, और आर स्ट्रेन जो स्मूथ फेज थी, मतलब जो नॉन विरुलेंट थी, उस फेज को और विरुलेंट फेज को इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड किया। इन दोनों फेज को मिला के जब माइस के अंदर डाला तो उन्होंने देखा कि माइस मर गया। तो इसमें कंक्लूजन ये निकला कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफर्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो इससे पता चला कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था, जो लाइव था, जो आपका नॉन विरुलेंट था, वो किस तरीके से एस स्ट्रेन में चेंज हो गया। अब ये एस स्ट्रेन में कैसे चेंज होता है, एस स्ट्रेन जो हीट किल कर दिया गया है उसके अंदर का जो डीएनए है वो ट्रांसफर होके आर स्ट्रेन के अंदर चला जाता है। ठीक है, आर स्ट्रेन के अंदर जाके वो क्या करता है, पॉलीसैकेराइड की लेयर बाहर से बनानी शुरू करता है और इसको आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज कर देता है और इसे भी विरुलेंट बना देता है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होके किस में आ गया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में आ गया। तो इस वजह से माउस की डेथ हो गई। इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये नहीं माना, क्योंकि इससे ये कंक्लूजन नहीं निकला कि वो कौन सी चीज थी जो ट्रांसफर हो रही है। ये तो पता चल गया कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो कौन सी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि अभी भी साइंटिस्ट प्रोटीन को ही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे। सारे जेनेटिक एक्टिविटी के लिए प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने। इनका एक्सपेरिमेंट है इन 1944 ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलॉयड और मैकलेन मैककार्टी concluded a series of experiments to identify the transforming principle observed in Griffith earlier work। तो इन्होंने 1944 में, तीन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की सीरीज की। Their research focused on determining which molecule carried the genetic information responsible for transformation। वो ये जानना चाहते थे, इनकी रिसर्च इस चीज पे फोकस थी कि आखिर कौन सा मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है।
by extracting DNA from a virulent type 3S strain of Streptococcus pneumonia and introducing into a non-virulent 2R strain, that they demonstrate that the 2R strain could be transformed into a virulent form. मतलब जो S फॉर्म है वो R फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, इस चीज को इन्होंने फिर से डेमोन्स्ट्रेट किया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला। फिर इन्होंने पहला इसको इस पूरे जो इनका मटेरियल था इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 टेस्ट ट्यूब में लिया। पहली टेस्ट ट्यूब में इन्होंने प्रोटीनियस डाला। प्रोटीनियस क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो अब प्रोटीन जो है, इस टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन खत्म हो गया, सिर्फ आरएनए, डीएनए बचा। और फिर जब इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने लाइव आर स्ट्रेन डाला, ठीक है। अभी तक उसमें एस स्ट्रेन था, अब उन्होंने लाइव आर स्ट्रेन डाला। तो अब जो नेक्स्ट आपके पास टेस्ट ट्यूब बची उसमें क्या क्या है? प्रोटीन तो खत्म हो गया, यहाँ पर आरएनए, डीएनए और एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। तो क्या होता है कि आर स्ट्रेन जो है, ठीक है, वो एस स्ट्रेन में चेंज हो जाता है, जबकि एस स्ट्रेन हीट किल था और उसकी वजह से माइस डाई हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि प्रोटीन को इन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। तो इन्होंने बताया कि या तो आरएनए या डीएनए, इन दोनों में से कोई एक है जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसकी वजह से ये जो एस स्ट्रेन है, जो आर स्ट्रेन है, वो एस स्ट्रेन में चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में इन्होंने वही चीजें ली, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए और हीट किल्ड एस स्ट्रेन। इसमें इन्होंने आरएनएस डाला। जो आरएनएस होता है वो आरएनए को किल कर देता है। अभी नहीं पता चल गया था इस पहले वाले एक्सपेरिमेंट से कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। यहाँ पर प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन डीएनए और आरएनए दो चीजें। तो जब इन्होंने आरएनएस डाला और आरएनए खत्म हो गया, तो अब डीएनए बचा है और हीट किल्ड एस स्ट्रेन। तो इसमें जब इन्होंने लाइव आर स्ट्रेन डाला, नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में इसमें लाइव स्ट्रेन डाला और इसको इंजेक्ट किया गया माइस में, तो माइस डाई हो गया। मतलब यहाँ पर भी जो लाइव आर स्ट्रेन था वो एस स्ट्रेन में चेंज हो गया। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो आरएनए है वो भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि अभी भी जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में चेंज हो जा रहा है। अब इन्होंने तीसरी स्लाइड में वही प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला और उसमें डीएनएस डाला। डीएनएस जो है वो डीएनए को मार देता है। तो अब इनके पास प्रोटीन और आरएनए बचे। और जब इन्होंने नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में लाइव आर स्ट्रेन डाला और उसको इंजेक्ट किया गया, उस मिक्सचर को इंजेक्ट किया गया आपके माइस में, तो माइस जिंदा रहा, माइस नहीं मरा, क्योंकि यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट नहीं है। तो जो आर स्ट्रेन था वो एस स्ट्रेन में चेंज नहीं हो पाया। तो पहले वाले में भी आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में चेंज हो गया बैक्टीरिया, दूसरे में भी आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में चेंज हो गया, जबकि यहाँ पर प्रोटीन किल कर दिया गया था। तो प्रोटीन वो चीज नहीं है, प्रोटीन की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ पर आरएनए की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन डीएनए ना होने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जो डीएनए है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसे डिनाई कर दिया। उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये माना कि जो आप ये प्रोटीनेज, आरएनएज और डीएनएज डाल रहे हैं ये भी तो प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन की वजह से ही ये चेंजेस हो रहे हैं। दे फर्दर एनालिसिस दे कंक्लूडेड दैट डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद ये बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। दिस डिस्कवरी प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट डीएनए इज द कैरियर ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, बट ऑल बायोलॉजिस्ट वर नॉट कन्विंस्ड। लेकिन सारे बायोलॉजिस्ट इस बात से कन्विंस नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने ये माना कि जितने आप एंजाइम्स इसमें डाल रहे हैं वो भी प्रोटीन है। फिर नेक्स्ट सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया, हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। ये माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद बिल्कुल क्लियर हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। द हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट इन 1952 बाय एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज टू शो दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ फेस वायरसेस एंड बैक्टीरिया। इन दोनों ने, हार्शे एंड चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1952 में। फेजेस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, इसको शो किया इन्होंने। फेज क्या होते हैं, या इन्हें फाजेस कहिए, बैक्टीरिया फाज।
बैक्टीरिया फाजेस ऐसे वायरसेस होते हैं दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया को खा लेते हैं या खत्म कर देते हैं, ऐसे वायरसेस उन्हें बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफाज पे किया। अ फाज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। जो फाजेस होते हैं उनमें 2 पार्ट होते हैं, एक बाहर का प्रोटीन कोट होता है और अंदर डीएनए होता है। इनमें सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, बाहर प्रोटीन कोट होता है और अंदर डीएनए, सिर्फ 2 चीजें इनके अंदर। दिस मेड इट एन आइडियल मॉडल ऑफ टेस्ट वेदर प्रोटीन और डीएनए कैरिड जेनेटिक मटेरियल। इस मॉडल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रोटीन है जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है या डीएनए। हाशा एंड चेज यूज्ड रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स टू लेबल द वायरल कंपोनेंट सेपरेटली। लेकिन इन्होंने दोनों चीजों को, प्रोटीन कोड को और डीएनए को, अलग अलग रेडियो एक्टिव आइसोटोप से लेबल किया। सबसे पहले जो फास्फोरस 30 है उससे इन्होंने डीएनए को लेबल किया, ठीक है। सिंस डीएनए कंटेन्स फास्फोरस बट प्रोटीन डू नॉट, तो एक फाज में इन्होंने क्या किया, डीएनए को लेबल कर दिया P32 से, और जबकि उसमें जो डीएनए था सिर्फ वो लेबल्ड था, प्रोटीन बाहर का जो कोट है वो लेबल नहीं था। दूसरे फाज में इन्होंने सल्फर 35 से प्रोटीन को कोट किया। देखिए बैक्टीरियोफाज का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इन्होंने पहले में प्रोटीन कोट, सिर्फ प्रोटीन को कोट किया, मतलब ये जो बाहर का प्रोटीन है ये प्रोटीन होता है इसके अंदर और ये डीएनए होता है, बस 2 ही चीजें होती हैं इसमें। जब किसी भी बैक्टीरिया के अंदर ये बैक्टीरियोफाज जाते हैं तो सिर्फ इनका जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है और बाकी प्रोटीन कोड बाहर ही रह जाता है। तो उस समय तक ये बात पता नहीं थी कि सिर्फ जो बैक्टीरिया जो अंदर डीएनए है वही अंदर जाता है। तो इन्होंने बैक्टीरियोफाज 2 बैक्टीरियोफाजेस लिए। पहले बैक्टीरियोफाज में जो आपका प्रोटीन कोड है, प्रोटीन को सल्फर से कोट किया, यहां पर इन्होंने इसको फास्फोरस से कोट किया। तो जो बाहर का कोट है वो सल्फर से कोट किया गया। फिर जब इन्होंने इस प्रोटीन कोड्स ऑफ अ फेजेस आर रेडियोएक्टिव लेबल्ड, अब ये रेडियोएक्टिव लेवल हो गया। फाजेस इन्फेक्ट बैक्टीरिया विद जेनेटिक मटेरियल, अब जेनेटिक मटेरियल के साथ फाजेस ने बैक्टीरिया पर अटैक किया। नो रेडियोएक्टिव एंटर सेल, जब उन्होंने सेल को देखा, बैक्टीरिया के सेल को देखा, तो उन्होंने देखा कि अंदर कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल एंटर नहीं किया है, क्योंकि जो कोट था, सिर्फ जो रेडियोएक्टिव मटेरियल था, जो सल्फर था, वो बाहर कोट पे लगा हुआ था, ठीक है। अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है, डीएनए है, उस पर नहीं लगा था। दूसरे एक्सपेरिमेंट पे इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरियोफाज है उसके अंदर जो डीएनए है उसको इन्होंने फास्फोरस से लेबल किया। जब उस फाज ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया विद जेनेटिक मटेरियल, तो अंदर जब उन्होंने बैक्टीरिया को देखा, उसको एग्जामिन किया, तो देखा जो अंदर रेडियोएक्टिव मटेरियल उन्हें अंदर दिखाई दिया सेल के अंदर। तो उन्हें ये पता चला कि ये जो रेडियोएक्टिव मटेरियल था वो सेल के अंदर किसकी वजह से गया था, डीएनए की वजह से। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो डीएनए है वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और वही ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो जो पहले एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था वो सिर्फ किसकी वजह से हुआ है, डीएनए की वजह से। तो इसका डिटेल में जो एक्सपेरिमेंट है इसे पूरा यहाँ पर लिखा गया है कि they allowed the labeled T2 bacteriophage to infect Escherichia coli. When P32 labeled phages infect the bacteria, the radioactivity was found inside the bacteria cell and the next generation of phages also contain P32. तो जो बैक्टीरिया जो P32 से लेबल था, मतलब जो अंदर बैक्टीरिया जो डीएनए P32 से लेबल था, जब वो बैक्टीरियल सेल के अंदर गया तो नेक्स्ट जनरेशन में भी हमको जो फाजेस हैं उनमें P32 मिला। जबकि एस लेबल फाजेस जो थे, ऐसे बैक्टीरिया जिनको एस लेबल से एस लेबल किया गया था, मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उनके सिर्फ बाहर कोट में लगाया गया था, तो कोट तो कभी भी बैक्टीरिया के अंदर जाता नहीं है, तो उन्हें नेक्स्ट जनरेशन में, बैक्टीरिया की नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल नहीं मिला। Hash and Chase shows that the protein coat of the phages do not enter the bacterium during infection. तो इन्फेक्शन के समय जो प्रोटीन कोट होता है वो अंदर नहीं जाता है, बल्कि सिर्फ जो अंदर डीएनए, क्योंकि बैक्टीरिया में सिर्फ 2 चीजें, अंदर डीएनए है और बाहर उसका प्रोटीन कोट है, तो डीएनए ही एंटर करता है। तो while the DNA does not enter the bacterial cell, while the DNA does enter the bacterial cells, since new phases are
produced inside the bacteria using this DNA. It was clear that DNA and not protein in the genetic material. तो DNA genetic material है जबकि प्रोटीन ऐसा कोई काम नहीं करता है, क्योंकि जब जो लेबल्ड P32 लेबल्ड फाजेस जब किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो उसके अंदर वो P32 डीएनए चला जाता है, रेडियो एक्टिव लेवल डीएनए चला जाता है, और जब बैक्टीरिया नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में भी आपको P32 लेबल डीएनए मिलता है। तो इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन जा रही है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो आपके डीएनए की वजह से जा रही है। फॉर हिज इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज अबाउट द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, हाशे वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1969। ठीक है, 1969 में उन्हें नोबेल प्राइज में मिला। इससे क्या कंक्लूजन निकला? डीएनए नॉट प्रोटीन एंटर्ड द बैक्टीरियल सेल्स and was passed on the next generation of phases. This provide the DNA is the genetic material. इस एक्सपेरिमेंट के बाद सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो गई और ये पता चल गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है और जो हेरिडिटरी ट्रांसफर करता है वो आपका डीएनए है।